हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2017 में 10 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? पूछा गया आपसे, रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीयूष गोयल। अगर वर्तमान 2021 की बात की जाए तो वर्तमान समय में रेलवे के केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अगर वर्तमान 2021 की बात की जाए तो इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है वह है श्री KN व्यास। तो आपको याद रखना है, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं KN व्यास। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में इसके द्वारा मान्य भाषाएं सूचीबद्ध है? आपसे पूछा गया है संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो अगर वर्तमान 2021 की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पुरुषों की भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन है? आपसे पूछा गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान समय में कोच कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रवि शास्त्री। पुरुषों की वर्तमान 2021 में क्रिकेट टीम के जो कप्तान है कोच हैं वो हैं रवि शास्त्री और कप्तान हैं विराट कोहली। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सीहोर। सीहोर जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खिवनी अर्थात खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपसे पूछा गया है खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, देवास जिले में। खिवनी अर्थात खिवनी अभ्यारण्य देवास जिले में स्थित है। चलिए, देवास मध्य प्रदेश राज्य में आता है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शंकराचार्य। शंकराचार्य को अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ओर से किसने तर्क दिया? आपसे पूछा गया है कुलभूषण जाधव मामले में भारत की ओर से किसने तर्क दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 11, हरीश साल्वे ने। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो वकील थे वह थे हरीश साल्वे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग नीदरलैंड में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शब्द गुगली किससे संबंधित है? 4 खेलों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से किस खेल से शब्द गुगली का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट। गुगली शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पूछा गया आपसे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2017 के राज्य चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद किसे पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम दे दिया गया था? पूछा गया आपसे 2017 के राज्य चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद किसे पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम दे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन अमरिंदर सिंह। 2017 के चुनावों के बाद पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में भी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और वर्तमान में पंजाब के गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 30 जून 2017 को भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो इनका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 के वेणुगोपाल। और के वेणुगोपाल वर्तमान 2021 में भी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और यह भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो इनका नाम आप याद कर लें, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई है। 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किन्हें भारत की प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रभुता संपन्न जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र। भारत एक संप्रभुत्व जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र देश है। और संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्हें भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है। आपसे पूछा गया है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो और राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत का मानक मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है। 4 ऑप्शन और आपको बताना है भारत का मानक मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंगरौली से। भारत का मानक मध्याह्न मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरता है और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। पूछा गया आपसे, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेघालय। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है चेरापूंजी, यह मेघालय में स्थित है और चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। मेघालय के सीएम है कानराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किन क्षेत्रों में शरद जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निबंध, संस्मरण और व्यंग्य लेखन। शरद जोशी पुरस्कार निबंध, संस्मरण और व्यंग्य लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। शरद जोशी पुरस्कार की पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। पूछा गया आपसे एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जूनियर खिलाड़ी को। एकलव्य पुरस्कार जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की राशि 50,000 होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रातापानी बांध कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन और आपको बताना इनमें से किस जिले में रातापानी बांध स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रायसेन जिले में। रातापानी बांध रायसेन जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम पेपर 2016, 2017, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केल्प। केल्प आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सल्की उपकला। मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि सल्की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी महत्तम कोश को पूर्ण कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं वह है फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने अष्टक को पूर्ण कर सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। उसका जो 72वां कोष होता है वह पूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? पूछा गया आपसे, नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्रोमेटिन। नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं क्रोमेटिन कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। पूछा गया आपसे, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लवक। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम कब होता है? बताइए। व्यक्ति की किस प्रतिक्रिया के स्वरूप पृथ्वी पर उसके द्वारा लगाया जाने वाला जो दाब होता है वह न्यूनतम होता है? तो पहला ऑप्शन है दोनों पैरों को मोड़ के बैठता है तब। दूसरा ऑप्शन है नींद की स्थिति में लेटता है तब। तीसरा ऑप्शन है दोनों पैरों पर खड़ा होता है या तब। या फिर चौथा ऑप्शन है एक पैर पर खड़ा होता है तब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नींद की स्थिति में लेटता है जब। व्यक्ति जब लेटता है तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम हो जाता है। अतः जब व्यक्ति नींद की स्थिति में लेटता है तो उसके द्वारा पृथ्वी पर जो लगने वाला दाब होता है वह न्यूनतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आनुवांशिकता की इकाइयाँ हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से आनुवांशिकता की इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जीन। जीन आनुवांशिकता की इकाई है और जीन की खोज मेंडल ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आसुत जल। आसुत जल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन जैव संहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन जैव संहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अर्थात प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यह एक कृत्रिम स्रोत का उदाहरण है और इससे विकिरण प्रदूषण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से रात्रिचर पक्षी का कौन सा एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उल्लू। उल्लू रात्रिचर अर्थात रात में उड़ने वाले पक्षी का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। आपको बताना है किलोवाट घंटा इनमें से किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से ऐसा कोशिका अंग है जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाभिक। कोशिका अंगक अर्थात ऐसा कोशिका अंग जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है नाभिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है? पूछा गया आपसे, बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए निम्न रखरखाव की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए बहुत अच्छे स्फुटनशाला का विकास करना। तीसरा ऑप्शन सिर्फ मुर्गे के मांस के लिए अधिक संख्या में ब्रायलर को पालने हेतु। तो यह सभी कुक्कुट फार्म के निर्माण में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से भोजन का अंतिम पाचन कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छोटी आंत में। पोषण नाल के जो भाग होता है छोटी आंत, इसमें भोजन का अंतिम पाचन होता है और भोजन से प्राप्त पोषण तत्वों को रक्त द्वारा छोटी आंत से ही ग्रहण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।